हेलो। तो अभी तक हमने कंजाइनमेंट में क्या देखा? कंजाइनमेंट में कंजाइनर और कंजाइनी का रिलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का, वो देखा। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स देखे, अकाउंट सेल क्या है, एज वेल एज प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक है, उसके जर्नल एंट्री देखे इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, एज वेल एज एक सम भी सॉल्व किया जिसमें जर्नल एज वेल एज लेजर पोस्टिंग भी हुई है। ठीक है, और इन्वेंट्री में क्या, इन्वेंट्री का कैलकुलेशन कैसा होना है वो भी देखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट अभी जो स्टार्ट करने वाले वो है कमीशन। कमीशन, ठीक है। सी, कंसाइनमेंट में कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि यही कमीशन है जो इनकम सोर्स है किसका, कंजाइनी का। फॉर विच सर्विस, फॉर अ सर्विस ऑफ एजेंट। किसका एजेंट, कंजाइनर का एजेंट। ठीक है, तो कंजाइनर कंजाइनी को कमीशन ही देता है। अब कमीशन के तीन तरीके हैं। एक जिसे हम ऑर्डिनरी कमीशन बोलते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, दूसरा जिसे हम डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो है ना, तीसरा है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, सो पहला कौन सा है, ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा कौन सा है, डेल क्रेडिट कमीशन। तीसरा कौन सा है, ओवरराइडिंग कमीशन। अभी ये तीनों क्या है, पहले हम ऑर्डिनरी में आते हैं। ऑर्डिनरी वो कमीशन है जो आपने जो हमारे गुड्स बिकवा के दिए हैं उसके लिए दिया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। ये कमीशन टोटल सेल्स पर, टोटल सेल्स पर दिया जाता है। अभी टोटल सेल्स का मतलब क्या है, ये टोटल सेल्स इन द सेंस जो कंजाइनी ने बेचे। टोटल सेल्स इंक्लूड बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स। तो बेसिकली टोटल सेल के ऊपर मिलता है, तो कमीशन ऐसा बोल देगा 10% ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन इज 10%। तो 10% किस पे निकालना है, टोटल सेल। टोटल सेल कौन सा, जो भी सेल कंजाइनी ने किया है। तो याद करो, आंख बंद कर लो, याद करो कंजाइनमेंट अकाउंट में, कंजाइनमेंट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में आता था कंजाइनी का नाम सेल करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा 4/5 ऑफ गुड्स हैज बीन सेल्ड सोल्ड फॉर ₹55,000। तो जो 55,000 है ना, वो है टोटल सेल्स। ठीक है, तो क्रेडिट भी हो सकता है, उसमें कैश भी हो सकता है, बट 10% आप किस पे ऊपर लगाओगे, 55,000 पे जनरली। और एज स्पेसिफाइड और अग्रीड, एज एग्रीड। ये क्या है, और एज स्पेसिफाइड और एज अग्रीड। उन्होंने और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किए होंगे, तो वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोलेगा कि ऑर्डिनरी कमीशन ऐसे ऐसे एग्री हुआ है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, जितना भी कमीशन बोला है कि इतना % कमीशन दे रहे हैं, तो सीधा जाना है टोटल सेल पे, उतना कमीशन लगाना है, बस। ठीक है, सेकंड डेल क्रेडर कमीशन। अभी जो डेल क्रेडर कमीशन है ना, वो दो चीजों के लिए देता है। कौन देता है, कंजाइनर देता है। किसको देता है, कंजाइनी को देता है। क्यों देता है, एक टू बूस्ट द सेल्स इन द सोर्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल बढ़ा है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स बढ़ा है या सेल्स बढ़ा है, और दूसरा अपना अपने आप को सेव करने के लिए। कौन, कंजाइनर अपने आप को सेव करने के लिए, किससे सेव करने के लिए, बैड डेट से। तो जो बेचा है क्रेडिट सेल होता है, जो बैड डेट है तो उसका तो पैसा आया नहीं, तो उसका
कंजाइनर क्यों बेयर करे, उसका तो खर्चा उस चीज से बचने के लिए, उस बैड डेट वाले कॉन्सेप्ट से बचने के लिए कंजाइनर कंजाइनी को डेल क्रेडर कमीशन देता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये सारे कमीशन दे, ये तो रहता ही है, ये बेस्ड ऑन कि भाई अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडर दे रहे तो डेल क्रेडर आपको फिर लगाना है। अब ये भी टोटल सेल्स पे या तो है, हाँ तो पहले ये किस चीज के लिए, इससे क्या होती है, बैड डेट की सेफ्टी, बैड डेट की सेफ्टी किसको, कंजाइनर को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर बैड डेट हुआ तो कंजाइनर को उससे कोई लेना देना नहीं, कंजाइनर को तो जितना सेल हुआ है, भले वो क्रेडिट रहने दो या कैश, जितना सेल है उतना सारा पैसा चाहिए। अब उसमें से जो क्रेडिट सेल आपने किया है उसका अगर कुछ पैसा नहीं आया तो वो कौन बेयर करेगा, कंजाइनी बेयर करेगा। कौन करेगा, कंजाइनी बेयर, कंजाइनी विल बेयर द बैड डेट। ठीक है, कंजाइनी विल बेयर द बैड डेट, इसी का तो हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं। अब ये कमीशन मतलब ये दे रहे तो ये नहीं देंगे ऐसा नहीं, ये तो देंगे, उसके ऊपर ये देंगे, ये तो देंगे उसके ऊपर और कुछ दे रहे, तो ये 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, जैसा रिस्क जैसा जिसको देना है वो, तो एज अग्रीड रहता है कि भाई हम आपको इतना परसेंट देंगे। ठीक है, तो अगर या तो एज एग्रीड रहेगा कि भाई आप ये जो डेल क्रेडर कमीशन है इस अमाउंट पर निकालिए, या तो फिर नॉर्मली किस पे आएगा, टोटल सेल्स पे, ये भी टोटल सेल्स पे आएगा इतना परसेंट करके। क्लियर, तो डेल क्रेडर कमीशन जो रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए कंजाइनर देता है कंजाइनी को, जिससे बैड डेट की सेफ्टी कंजाइनर को मिलती है, और कंजाइनी विल बेयर द बैड डेट इन केस कोई बैड डेट होता है क्रेडिट सेल्स पर। समझ में आ रहा है। और या तो ये एज एग्रीड, क्योंकि सब में एज एग्रीड लिखना ही पड़ता है, क्योंकि टर्म्स कंडीशन कुछ भी रहेगा, तो अगर एज एग्रीड रहेगा तो आपको बुक में देगा, अगर कुछ नहीं दिया तो आप टोटल सेल्स पे निकाल दो। ठीक है, अब आता है ओवरराइडिंग कमीशन। ये क्या है बताइए, लालच है एक तरीके का, जो लालच के अभी बिजनेस पॉलिसी है। तो भैया कंजाइनर बोलता है कि हे कंजाइनी तुम एक काम करो, मैंने तो तुम्हें बेचने का प्राइस बोला है 100 रुपए, 100 रुपए में बेचना करके कस्टमर को, लेकिन अगर तुम 100 नहीं 110 में बेच देते हो या 120 में बेच देते हो, तो ये तुमने जो ज्यादा बेचा है ना, इसके ऊपर मैं तुमको इतना कमीशन दूंगा। इससे निकल के क्या आ रहा है, गुड्स कमीशन फॉर गुड्स सोल्ड ओवर एंड अबव द प्राइस। इधर मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, इनवॉइस प्राइस की बात कर रहा हूं। तो जो इनवॉइस प्राइस जिस पे बेचना चाहिए था कस्टमर को, उसके भी ऊपर प्राइस में आपने बेचा। ये एमआरपी नहीं है, इनवॉइस प्राइस सेपरेट थी। एमआरपी इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके आगे आप कैसे बेच सकते हो अनलेस एंटिल वो टैग निकाल के वगैरह। ठीक है, कुल मिला के मेरा कहना है कि जिस प्राइस में आप नॉर्मली कस्टमर को बेच सकते हो, उस प्राइस के भी ऊपर वाले प्राइस पे, उससे भी ज्यादा प्राइस पे आपने कस्टमर को बेचा, तब जाके कमीशन मिलता है। अब ये कमीशन एज अग्रीड होगा, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा कि भाई किस पे लगाना है, एज एग्रीड और स्पेसिफाई। ठीक है, तो जब जब क्वेश्चन में ओवरराइडिंग आएगा वो बताएगा कि भाई जो ओवर एंड अबव प्राइस पे सेल किया है उस पे लगाओ, या जितना टोटल सेल किया है उस पे लगाओ, कुछ भी है, बट आपको टोटली ये क्वेश्चन में बताएगा कि किस पे लगाना है। तो कमीशन, और अब याद रखना, अब ये कोई भी कमीशन एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहा है इधर, कि मतलब एक दिया तो बाकी दो नहीं देंगे, एक दिया तो बाकी दो नहीं देंगे, या दो देंगे तो एक नहीं देंगे, ऐसा नहीं। मेरी मर्जी, मैं चाहे तो तीनों भी दे सकता हूँ, ये तो देना ही है क्योंकि उसने काम किया है कंजाइनी ने, ये भी मैं अपना मैं मतलब कंजाइनर ये देगा कंजाइनी को। डेल क्रेडर कमीशन, ये अगर मुझे सेफ्टी रखना है, बैड डेट से बचना है, तो कंजाइनी को मैं दूंगा। और ओवर एंड अबव प्राइस का मैंने अगर प्री डिसाइडेड है कि भाई तू ओवर एंड अबव प्राइस पे बेच के दिखा तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा, मैं आपको कमीशन दूंगा, तो वो भी इसमें कंसिडर होता है। तो तीनों भी कभी कभी कमीशन आप दे सकते हो।
या कभी सिंगल ही दोगे या कभी दोनों दोगे, ठीक है, ये तो आएगा ही कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। बाकी जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उस हिसाब से आप कमीशन चार्ज लगाओगे, समझ गए। तो टोटल सेल्स पर ये अगर कुछ बोला है या नहीं तो नहीं बोला है, तो टोटल सेल पर बोल दिया कि डल क्रेडिट कमीशन 5%, बाकी कुछ दिया नहीं है तो टोटल सेल पे निकालोगे। ये बोल दिया कि भाई ऑर्डिनरी कमीशन 10%, तो किस में निकालोगे, टोटल सेल पे निकालोगे। लेकिन इधर अब तक ओवरराइडिंग कमीशन पे कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको बोलने को स्पेसिफाई करेगा कि किस पे निकालना, ठीक है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाइड रहती है। क्लियर। तो ये है कमीशन का क्राइटेरिया, एक बार देख लो। ठीक है, तो ये तो हो गया कमीशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि मैं फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ, वो है इन्वेंट्री। फिर से, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री में बहुत कन्फ्यूजन होता है और मैं नहीं चाहता कि भाई कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। अब एक मैं डायग्राम बनाऊंगा जो हमें आगे भी यूज आएगा। ये है कंजाइनर, ठीक है, ये है कंजाइनर। कंजाइनर ने गुड्स भेजा, ठीक है, ये मुंबई पोर्ट है और कंजाइनर रहता है आपका बैंगलोर में, ठीक है ना। कंजाइनर ने गुड्स भेजा मुंबई पोर्ट तक और कंजाइनी को बोल दिया कि भाई यहाँ से गुड्स उठा लेना अपने गोडाउन तक। ये है कंजाइनी का गोडाउन, ये कंजाइनी का गोडाउन, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आप गुड्स भेज रहे हो, गुड्स का जो कॉस्ट है या गुड्स कंजाइन जो किया उसका प्राइस मैं पहले ही बोला है, या गुड्स कॉस्ट जो है वो है ₹10,000, ठीक है, जिसमें क्या कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी यार 100 क्वांटिटी, जो भी कोई क्वांटिटी ले लो, 100 क्वांटिटी 100 पीसेस है, ठीक है। अब याद रखना ये में गुड्स का कॉस्ट, कभी कभी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भी कंजाइनर कंजाइनी को भेजता है, तब आप इनवॉइस प्राइस ले लेना, जो भी प्राइस में भेजता है, ठीक है, वो प्राइस ले लेना, जरूरी नहीं इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, नहीं भाई अभी कॉस्ट ले लो, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे भेजेंगे तब क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तो इनवॉइस प्राइस पे लो, कॉस्ट प्राइस पे भेजा है तो कॉस्ट प्राइस पे लो। अभी आपकी गुड्स गई जा रही है, इधर आपने फ्रेट का खर्चा कर दिया, फ्रेट का खर्चा कर दिया 1000 रुपये, ठीक है, इंश्योरेंस पे किया यहां से यहां तक का, ठीक है, वो 2000 रुपये पे किया आपने, ओके। पैकेजिंग, जब गुड्स चढ़वाया पैकेजिंग किया वो आपने 1000, ठीक है, 1000 दिया, किसने दिया, कंजाइनर ने पे किया, ओके। टोटल कितना हुआ, 1000 प्लस 2000 प्लस 1000, कितना, 4000, क्लियर। यहाँ तक गुड्स पहुंच गया अभी मुंबई पोर्ट। अब कंजाइनर ने बोला भाई कंजाइनी
मुंबई पोर्ट से गुड्स उठा के ले जा, ठीक है। अब कंजाइनर तो यहाँ तक नहीं पहुंचा रहा, वो यहाँ तक कहाँ तक पहुंचा रहा है, मुंबई पोर्ट तक ही पहुंचा रहा है। हमारे एग्जाम्पल में ले रहा, जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही करता है, आधे रास्ते तक ही करता है, नहीं, वो पूरा भी कभी कभी पहुंचाएगा, ठीक है, जैसे भी टर्म डिसाइड हुआ है। ओके, तो अब मुंबई पोर्ट में कंजाइनी गया, गुड्स उठवाया, कार्टेज पे किया 2000 रुपीज, ठीक है। क्लियरेंस चार्जेस पे किया, कस्टम क्लियरेंस पे किया 2000, ठीक है ना, कस्टम क्लियरेंस पे किया 2000, इतना इसने पे किया। ओके, और गुड्स आ गया। अभी इसने और क्या क्या पे किया, गोडाउन रेंट भी पे किया, गोडाउन रेंट कितना 1000, इसने गोडाउन का गोडाउन इंश्योरेंस वो पे किया 1000, ठीक है। पैकेजिंग करवाया, क्योंकि इसको बेचना था, आगे कस्टमर को बेचना है, तो उसकी पैकेजिंग करवाई 1000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किया 1000। एक तो गोडाउन का इंश्योरेंस निकाला, एक गुड्स जो रखा है उसके अंदर, ठीक है, गुड्स जो रखा है उसका भी इंश्योरेंस निकाला, गुड्स इंश्योरेंस एट गोडाउन, कितना ₹500। इतना खर्चा इसने किया, कौन से गुड्स के लिए, जो गुड्स इसने भेजा है ना कंजाइनी ने, ठीक, कंजाइनर ने जो गुड्स भेजा है ना, हाँ अभी ये मत देखना अरे 10,000 का गुड्स है उसके लिए इतना खर्चा किया, सिर्फ एग्जांपल समझो, इधर और लॉजिक लगाना नहीं है, ठीक है। सो तो ये सब खर्चा उसने किया, ये सब खर्चा किया, ये सब खर्चा किया। अब मैं पूछता हूँ कि इन्वेंट्री में अब हुआ क्या, कंजाइनी ने सेल किया, ठीक है, कितने क्वांटिटी सेल किए, 90 क्वांटिटी कंजाइनी ने सेल किया, कितना 90 क्वांटिटी सेल कर दिया, कंजाइनी ने कितना सेल कर दिया, 90 क्वांटिटी सेल कर दिया। मतलब कितना सेल नहीं किया, 10 क्वांटिटी, क्योंकि 100 क्वांटिटी थी, 10 क्वांटिटी सेल नहीं हुआ, स्टॉक में पड़ा। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेट इन्वेंट्री वैल्यू, निकालो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करो, कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालना है आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ स्टॉक में क्या क्या चीज आएगा, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, लिख देता हूं, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ही चीज है, इन्वेंट्री लिखो, स्टॉक लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब ये कौन सी कॉस्ट की पूछ रहा है, वो क्वांटिटी जो 10 बच गया ना उसका कितना है, कितने का था इधर 10,000, 100 क्वांटिटी का, मतलब एक क्वांटिटी का 100 रुपए, तो 10 क्वांटिटी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 1000। ओके, प्लस इसमें और क्या आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, कौन सी, ये वाली जो कंजाइनर ने खर्चा किया गुड्स पहुंचाने के टाइम पे, वो सारा आएगा, जिसमें फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, जो भी खर्चा इसने किए, ठीक है, वो सारा इसमें आ चुका है 4000। अब 4000 भी क्या
प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम इसमें ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेस पे इस पे ऐड करेंगे। प्रोपोर्शनेट बेस में कैसे करेंगे? कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनर, कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनर कैसे प्रोपोर्शन करोगे? 4000 100 क्वांटिटी के लिए, तो 10 क्वांटिटी के लिए कितना, ठीक है, तो 10 क्वांटिटी इंटू 4000 डिवाइड बाय 100। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, ऐसे 100 क्वांटिटी के लिए 4000, तो 10 क्वांटिटी के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यही हुआ, 10 क्वांटिटी इंटू 4000 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? 400, ठीक है, 400 ये आया। अब नेक्स्ट, अब इधर डाउट आ जाता है लोगों को कि करना क्या, कौन सा कॉस्ट लेना चाहिए, कौन सा कॉस्ट नहीं लेना चाहिए। तो ध्यान देना, सिर्फ कॉस्ट गुड्स कंजाइनी के जगह तक पहुंचने के लिए या गोडाउन तक गोडाउन में रखने तक का जो कॉस्ट है, लेके गया, उतारा, गोडाउन में रख दिया, बस वहां तक जितना कॉस्ट है वही वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में इंक्लूड होगा, बाकी नहीं होगा। या तो कौन सा कॉस्ट लेना है? ये लेना है और ये भी ले लेना है, सब लेके डाल देना है इन्वेंट्री में? नहीं, कौन सा लोगे? गुड्स कंजाइनी के जगह तक, जहां पे भी कंजाइनी के गोडाउन में गुड्स रखना है, वहां तक जितना कॉस्ट होता है वही आपको लेना है, ठीक है। वंस गोडाउन में घुस गया गुड्स, तो जो गोडाउन रेंट होगा, गोडाउन इंश्योरेंस होगा, गोडाउन के लिए बाद में बेचने के जो पैकेजिंग होगा, वहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा होगा, इवन जो गुड्स का जो इंश्योरेंस, जो गोडाउन में रखने के उसकी सेफ्टी का जो इंश्योरेंस देता है ना, वो भी उसमें काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गोडाउन में रखने के बाद वाले खर्चे, गोडाउन तक लाने के लिए जो जो खर्चा हो वही सिर्फ आप स्टॉक में ऐड करोगे, बाकी नहीं, ठीक है। तो देख लो, इधर गोडाउन तक लाने का कौन कौन सा खर्चा हुआ? कार्टेज एक हुआ है और कस्टम क्लियरेंस, दो ही चीजें हुई, बाकी कुछ भी हुआ है क्या? अनलोडिंग भी रहता, अनलोड करवा रहा हूं मैं, तो वो भी इसमें आ जाता, ठीक है। अनलोड कौन सा? जो गुड्स लाके उतारा और अनलोड करा के ले जाके अंदर रख रहा हूं, वो भी आ जाता। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये हम क्यों स्टॉक में इतना ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में वही चीजें आते हैं जो गुड्स को आप सेलेबल कंडीशंस तक ले जाने तक का जो खर्चा है वो होता है। अभी सेलेबल कंडीशन से यहाँ मतलब है गोडाउन तक लाने तक का, उसके बाद आप उसको पैक करोगे, ये करोगे, तब सेल करते हो, बट गोडाउन तक लाने तक का जो खर्चा है वही आप इन्वेंट्री के वैल्यू में ऐड करोगे, बाकी नहीं, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे? तो कार्टेज पे किया, कस्टम क्लियरेंस पे किया, ये कितना 4000 हुआ। सेम लॉजिक, कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनी, कितना? सेम, 10 क्वांटिटी इंटू 4000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ₹400। कितना आया? ₹1800 will be your cost, will be your inventory valuation। क्लियर? तो इससे क्या समझ में आता है? इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में जो चीजें आएंगी वो कौन कौन सी चीजें आएंगी? एक जो मैंने कॉस्ट, कंजाइनर का जो गुड्स का कॉस्ट है वो, फिर कंजाइनर ने जो गुड्स भेजने का खर्चा किया वो, फिर कंजाइनी ने जो गुड्स के लिए जो भी फ्रेट काटे, जो भी गोडाउन तक पहुंचाने तक का जो खर्चा किया वो सारे खर्चे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब और भी चीजें हैं, वो धीरे धीरे एक ही साथ फिर बल्क हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये है, ओके। आगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में और कुछ ऐड होंगे, वो सम के दौरान मैं बता दूंगा, ठीक है। बट रिमेंबर, इधर कंजाइनी ने गुड्स कितना रिसीव किया है?
100 क्वांटिटी रिसीव किया है। हाँ, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि नेक्स्ट टाइम जब मैं समझाने वाला हूँ ना, ये रिसीव कितना किया उसी बेस पे इन्वेंट्री में थोड़ा मतलब वैल्यूएशन में थोड़ा बताने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए याद रखो। ठीक है, देख लो। ओके, ठीक है, चलो, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम? अब आता है जो मैं तभी बोल रहा था कि गुड्स अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो, इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो, इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या? सी, इनवॉइस प्राइस इज नथिंग बट द प्राइस वैल्यू which is higher than your cost. For example, your cost is 100 rupees and you are sending your goods for 120 rupees, it will become your invoice price. ठीक है, there might be a difference between the selling price as well as invoice price. ठीक है, but invoice price is over and above cost आप goods भेज रहे हो। ठीक है, over and above अगर आप goods भेज रहे हो तो। ठीक है, तो चलो सेम एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, वही सेम एग्जांपल लेते हैं। उसमें कंजाइनर था, ठीक है, कंजाइनी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल लेना, वही लेते हैं। इसमें जो गुड्स का वैल्यू था, गुड्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹50,000 था। ठीक है, तो गुड्स का कॉस्ट 50,000 ही है, लेकिन मैंने जो गुड्स कंजाइन किया ना, गुड्स कंजाइंड एट ₹60,000, 60,000। जो 50,000 का गुड्स है वो कितने में मैंने कंजाइन किया, सेंड किया कंजाइनी को? 60,000 में सेंड किया। कितने में सेंड किया? 60,000 में सेंड किया। तो मैं जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी बनाऊंगा वो भी कितने का बनाऊंगा? ₹60,000। ठीक है, अब इससे क्या पकड़ के चलता हूँ भाई, इसमें तो उसने प्रॉफिट ऐड कर दिया। किसने? कंजाइनर ने। कितने का? 10,000 का, तो प्रॉफिट ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? 10,000 का क्या किया? प्रॉफिट ऐड कर दिया है और गुड्स भेज रहा है। इसको गुड्स मिला, इसका हेडिंग लिख लो, गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो भाई 50,000 का गुड्स 60,000 में भेज दिया, जिसमें क्या पता चलता है, आपका गुड्स का वैल्यू अगर 60,000 है तो उसमें 50,000 इज योर कॉस्ट एंड 10,000 इज योर प्रॉफिट। आप भेजते वक्त ही प्रॉफिट रख के भेज रहे हो, करेक्ट? ठीक है, तो इसको गुड्स मिला और ये गुड्स का वैल्यू कितना है? 60,000 में इसको मिला, करेक्ट? जो 60,000 में उसने भेजा तो 60,000 में इसको मिलेगा, करेक्ट? अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि इसने कितने का गुड्स भेज दिया है? बेच दिया था 4/5 ऑफ गुड्स बेच दिया था। ठीक है, दैट इज 1/5 इज योर स्टॉक। ठीक है, तो अब स्टॉक का वैल्यू कितना आता है? 60,000 इंटू 1/5 तो आता है 12,000।
12,000 कितना आता है 12,000। समझ में आ रहा है 12,000 प्लस जो भी हो कॉस्ट, जो भी कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनर प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनी, कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनर और कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनी। तो कितना था कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनर 200 था एंड कॉस्ट इनकर्ड बाय कंजाइनी 400 था। तो 12,600 आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया। 12,600 आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो गया। तो अभी तक ये समझ में आया 50,000 नहीं, आपने 60,000 में भेजा, 60,000 में से 4/5 मैंने सेल कर दिया, वो सेल प्राइस 55,000 था जैसे भी, और 1/5 बच गया, 1/5 करोगे तो उसके हिसाब से मेरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ये आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके। अब आपको क्या ये गलत नहीं लग रहा? हाँ, गलत नहीं लग रहा कि भाई गुड्स तो भेज दिए 50 के यहाँ पे 60 पे भेज दिए और स्टॉक में तो प्रॉफिट घुसा हुआ है। हाँ, स्टॉक में तो इधर 12,000 में तो प्रॉफिट भी है, और स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट पे आता है, या एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी की कुछ बात नहीं की तो कॉस्ट पे तो आएगा हमारा। तो ये गलत नहीं लगता? बताओ गलत है कि नहीं? गलत है ना? हाँ। तो अभी गलत को निकालने का जो नाम दिया है ना, उसको बोलते हैं इस ये गलत ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन सही है, बट इस ट्रांजैक्शन को कॉस्ट में लाने के लिए, क्या है किस में लाने के लिए, इसको प्रॉफिट रख के भेजा है तो इसको कॉस्ट में लाने के लिए, और वो प्रॉफिट में है तो उसको कॉस्ट में लाने के लिए जो नाम दिया है उसका नाम है लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब लोडिंग इफेक्ट क्या काम क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगा। लोडिंग इफेक्ट काम क्या करता है, ठीक है। तो ये देख लो, ये मुझे मिटाना पड़ेगा। कौन से अमाउंट आपको याद रखना है? 60,000 याद रखना है जितने में गुड्स भेजा है, और ये 12,600 जो कि इन्वेंट्री का वैल्यू, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, देख लो, नाम क्या है उसका? लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब आप बुक में भी लिखोगे, तो ये लिख लिया, इसके बाद ये लिख लिया, नीचे आप लोडिंग इफेक्ट का मैं जो कराऊंगा लोडिंग इफेक्ट लिख के उसके नीचे आप ये एक्सप्लेनेशन जो भी बोर्ड पे कराऊंगा वो लिखना। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो लोडिंग इफेक्ट, अब लोडिंग इफेक्ट मैं आपको लेजर पोस्टिंग के थ्रू समझाऊंगा। लोडिंग इफेक्ट, ओके। सो हमने अकाउंट कौन कौन से थे बताओ? कंसाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को ही एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ठीक है, उसी के बेस पे समझो। कंसाइनमेंट, 2 वे अकाउंट, ठीक है ना। मैं इसमें डिटेल में सब नहीं सॉल्व कराऊंगा, ऐसे डेट पर्टिकुलर ये सब नहीं निकलने वाला, एग्जाम्पल है इसलिए उस बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डेट मतलब हेडिंग नहीं देने वाला। 1 जुलाई 2016 को क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था। कितना? 60,000 में भेजा है, 50 नहीं 60, ठीक है। वो हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया ना कि 50 में नहीं, अगर 60 में भेजा है तो क्या करेंगे, ओके। ठीक है, 50 में नहीं, अगर 60 में भेजा है तो क्या करेंगे? फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट
क्या, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और कौन से दो थे? वे अकाउंट में तो कोई, चलो फिर भी कर लेते हैं। वे अकाउंट जो कंसाइनी था हमारा, इन्वेंट्री, ठीक है, ये 4 अकाउंट बनाए थे तभी हमने, ठीक है ना, ये 4 अकाउंट बनाए थे। अभी देखो, कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना, तो यार डाल दोगे बाय कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, कितना, 60,000। अब देखो प्रॉफिट घुसा पड़ा है इसमें, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर खर्चे इनकर किए, तो इधर मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू एक्सपेंस, टू कैश और बैंक 10,000, कितना था, 10,000 था, कितना था, 1,000 था, 1,000। फिर बिल रिसीवेबल आए, इससे आए थे। एक्चुअली ये वे अकाउंट की तो इधर समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज यूजुअल सेम ही है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ये जैसा आपने पहले किया था वैसे ही करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिसमें चेंजेस आएंगे बस वही अकाउंट में बता दो। तो वे अकाउंट में तो वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंज देखो, अभी जैसे इसमें 10,000 हो गया, इसमें 10,000 और बढ़ गया, 50 से 60 हो गया, कंसाइनमेंट स्टॉक में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो वे में क्या, फिर उसके बाद जो बिल रिसीवेबल का था उसका एंट्री मार दिया, क्या एंट्री मारा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट, वो हो गया। फिर उसका जो रियलाइजेशन हुआ वो हो गया। अब अकाउंट सेल आया, तो क्या हमारा, सेल का एंट्री मारा, क्या मारा, सेल का एंट्री मारा, 31 दिसंबर 2016, 31 कितना था, 31 दिसंबर 2016, ठीक है। बाय वे सेल्स किया कितना, 55,000, ओके ना। फिर और क्या हुआ था, इसका खर्चा इधर शॉर्ट में मैं लिख दूंगा, टू वे टोटल कितना हुआ था, कुछ 8,400, कुछ 3,400 प्लस 5,500, कितना, 8,900, 8,900, जिसमें उसका खर्चा आ गया था, बैड डेट का आ गया था, और कमीशन आ गया था, वो सारे खर्चे इसमें ऐड करके डाल दें, क्योंकि मुझे समझाना इधर ये वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब फिर वो वे क्या करता है, अपना सेटल कर देता है, ठीक है, वो जो बैलेंस करके सेटल कर देता है 16,100 जो भी था, ठीक है। अब और क्या आएगा, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन आएगा। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन से पहले, ठीक है, इन्वेंट्री के या इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लो 31 दिसंबर 2016 बाय कंसाइनमेंट मैंने आपको बोला था दो फिगर को याद रखना है, एक कंसाइनमेंट का और ये 60,000, ठीक है। अब देखो दोनों में ही बढ़ गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, एक इसका जो लोडिंग इफेक्ट है, ठीक है, लोडिंग इफेक्ट का मतलब, हाँ लोडिंग इफेक्ट तो समझा नहीं, लोडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि जो भी प्रॉफिट घुसा पड़ा है इसमें उसको निकाल देना,
तो ये आपको पता चल रहा है प्रॉफिट कितना है, 10,000 इज प्रॉफिट। निकाल दो, कैसे निकालोगे, 31, 12, 16 बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब भेजा तो एंट्री क्या हमारा था, कंसाइनमेंट अकाउंट टू वे टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 60,000। अभी सेम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर दे रहा हूँ, और कितने से रिवर्सल कर रहा हूँ, 10,000 से रिवर्सल कर रहा हूँ। ये है लोडिंग इफेक्ट को निकालना। लोडिंग जो प्रॉफिट लोड हुआ है उसको मैं निकाल रहा हूँ। 60,000 में 10,000 प्रॉफिट निकाल दिया। अब ये नॉकअप करूंगा तो कितना होता है, 50,000 कॉस्ट उसी में भेजा था, ठीक है। सिमिलर वाइज इस पे भी करूंगा, इस पे कितना आएगा 2, उसका नाम क्या आएगा पता है, सेम नहीं उठा के डालूंगा, कंसाइनमेंट स्टॉक में डालूंगा, उसका रिजर्व्स इन्वेंट कंसाइन, उसका नाम आएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिजर्व्स या कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व्स, ठीक है, या इन्वेंट्री रिजर्व्स। इन्वेंट्री ये है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रिजर्व्स अकाउंट। अब इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट में इधर तो लिखा ही नहीं मैंने, टू कंसाइनमेंट, कितना, हाँ अभी इस 12,600 में कितना अमाउंट आपका लोडिंग इफेक्ट है, वो आपको जाके अगर पीछे इससे पहले जो लिखा था उसमें देखोगे तो 10,000 12,000 था, ठीक है। कॉस्ट को कितना पकड़ा था, 12,000 पकड़ा था, जबकि है कितना वैल्यू 10,000। क्यों, क्योंकि 50,000 का 1/5 इज 10,000, बट ये 60,000 में भेजा इसलिए इसका 1/5 पकड़ा, तो 2,000 का जो इम्पैक्ट आता ना, 2,000 का, वो उसमें ज्यादा प्रॉफिट 2,000 का लोड हो गया, ठीक है। तो 2,000 का प्रॉफिट लोड हो गया, तो 2,000 ही क्या हो जाएगा आपका इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा, और ये देखिए इधर से आ जाएगा, इधर इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये तो बैलेंस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सब तो हो गया। देखो अभी आप प्रॉफिट निकालोगे ना, अभी आप अगर प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आएगा प्रॉफिट, 77,000 77,600, ठीक है, टू प्रॉफिट और लॉस 5,700 का प्रॉफिट सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि ये 10,000 इधर निकाल दिया, इसमें जो 2,000 था वो इधर निकाल दिया, तो प्रॉफिट सेम आएगा। और इधर भी देखो को जो एंट्री मारा था ये वाला, दस हजार जो निकाला आपने, ठीक है। अब इसको ये करोगे टैली, इतना ही आपने ट्रेडिंग अकाउंट में तभी भेजा था 50,000, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ कॉस्ट जाएगा, क्योंकि परचेस उसका कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देना, ठीक है। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब बात आती है कि भाई ये एक नया अकाउंट खोल दिया, इसका तो ठीक है, इधर से 10,000 निकाल दिया तो वो नॉकअप हो गया तो हो गया, बट इधर तो एक नया अकाउंट खोल दिया। क्या खोला है आपने, नया अकाउंट खोल दिया, इन्वेंट्री रिजर्व्स के नाम से नया अकाउंट खोल दिया। एंट्री क्या आई, बाय कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, कितना
2000। ठीक है, इधर तो नया अकाउंट खुल गया। अब इसका क्या, इसका भी मैं क्लोज करूंगा। चलो क्लोज करते हैं। टू बैलेंस क्लोज डाउन कितना, 2000। बैलेंस तो क्लोज कर दिया। इधर बैलेंस तो क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे? जो बैलेंस है जाएगा किधर? ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, जो भी साल जो भी पीरियड है, ठीक है, तो जब ये ओपन करते हैं ना इसको, या साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट में जब कंसाइनमेंट अकाउंट में फिर से बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ कंसाइनमेंट टू वे? क्योंकि भाई तुमको जो गुड्स दिया था उसमें से तो इतने वैल्यू का तो गुड्स बचा है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट खोलूंगा। ये एक्चुअली क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट खोलूंगा। ठीक है, सो होता क्या है, ये मैं कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ गया। चलो 1 Jan टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 12,600। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,600। अब होता क्या, ये जो स्टॉक ना ट्रांसफर करते किधर, कंसाइनमेंट में 1 तारीख को। जैसे आपका क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ट्रेडिंग में जाके ओपनिंग में खड़ा हो जाता है, बैलेंस शीट का आइटम जाके खड़ा हो जाता है, सिमिलर वाइज टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट कितना, 12,600। तो ये इधर आ गया कंसाइनमेंट टू 1/1 को टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कितना, 12,600। ठीक है, अब जैसे ये ट्रांसफर हुआ इधर, सिमिलर वाइज ये भी क्या होगा, इन्वेंट्री रिजर्व, वो भी ट्रांसफर होगा उसके ऑपोजिट साइड में। तो जैसे ये बैलेंस आएगा इधर, फर्स्ट को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000 रुपए। ठीक है ना, तो ये किधर ट्रांसफर हो रहा है, 1/1 को, इधर ठीक से लिख दूंगा। ठीक है, अब ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, किधर हो रहा है, टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट कितना, 2,000। इधर डालोगे तो 1/1 को बाय इन्वेंट्री रिजर्व्स अकाउंट कितना, 2,000। तो अभी समझ में आ रहा है, 12,600 उसके सामने 2,000, नॉकअप हो गया तो कितना बचता है, 10,600। वही आपका ओरिजिनल स्टॉक का वैल्यू है जो फर्स्ट समय में देखा था। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपका जो डाउट था कि भाई इस बैलेंस का क्या होगा, इसको लाके जब भी नेक्स्ट कंसाइनमेंट से हम ओपन करें, क्योंकि ये अभी क्लोज हुआ इतना, तो नेक्स्ट मेरे को जैसे पीरियड क्लोज होता है उसके बाद नेक्स्ट डे पे मैं तो ओपन करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट इस स्टॉक के लिए। ठीक है, तभी तो जब सेल करूंगा तो इसके सामने सेल भी दिखाऊंगा मैं कंसाइनी के नाम से। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट डे पे क्या करेंगे मुझे बताओ, उसी डेट पे 31 पे जो बैलेंस आया उसका क्या करेंगे। जैसे ये स्टॉक का बैलेंस आया 12,600, इसमें प्रॉफिट भी ऐड है, और अलग से इन्वेंट्री रिजर्व्स का बैलेंस आया 2,000। अब इसका क्या होगा, इसका एज ऑन 31 दिसंबर में जब बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, जब बैलेंस शीट बनेगा, अब दिसंबर इधर हाइपोथेटिकली लेके चलो, या 31 मार्च जब भी क्लोज हो रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट बनेगा तो क्या होगा, आपको ये इन्वेंट्री दिखाना पड़ेगा। अगर क्लोजर, अगर आपका बैलेंस शीट बन रहा है 31 दिसंबर का ही डेट पे बन रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री दिखाना पड़ेगा एसेट में, इन्वेंट्री विद या कंसाइनमेंट स्टॉक विद कंसाइनी करके स्टॉक के नीचे दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक में। उस केस में आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, मतलब आप जो क्या करोगे,
ये मेरा बैलेंस शीट में इधर एसेट में आएगा ना, ठीक है, एसेट में आएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, उसके नीचे में दिखाऊंगा 12,600 माइनस 2,000 और नेट वैल्यू को ही डालूंगा इधर, नेट वैल्यू को ही डालूंगा। तो इधर भी क्या ले रहा हूं मैं, नेट वैल्यू को ही ले रहा हूं, ठीक है। तो हर जगह कॉस्ट पे आ रहा है, इधर कॉस्ट पे आ रहा है, इधर भी ए माइनस ए करेंगे तो कॉस्ट पे ही है, इधर ए माइनस ए किया तो कॉस्ट पे आ गया और ए माइनस ए किया तो कॉस्ट पे आ गया। तो आप देख रहे हो तो हर जगह लोडिंग को निकालते हुए चल रहा हूँ, इसलिए इसको लोडिंग इफेक्ट का नाम है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये कॉपी समझने के लिए करना। इनकेस ऐसे क्वेश्चन में आया कि इनवॉइस प्राइस पे भेजा है तब क्या, तब आपको ये सब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इनकॉर्पोरेट कितनी एंट्री एक्स्ट्रा मारनी पड़ी है आपको, 2 एंट्री। कौन सी, एक तो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे, क्यों, ये जो गुड्स बेचा उसका लोडिंग निकालने के लिए, और दूसरा ये कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ये 2 एंट्री आपको एक्स्ट्रा मारनी पड़ेगी लोडिंग इफेक्ट निकालने के लिए। बाकी सब तो सिर्फ बैलेंस क्लोज किया आपने, और ये तो नेक्स्ट डे का तो मैंने समझाने के लिए बताया कि कैसे होता है चीज़, ठीक है, देख लो। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये लिखने में थोड़ा मैसअप है, बट ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना गुड्स इनवॉइस्ड ओवर एंड अबव कॉस्ट प्राइस। अब हम करेंगे नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। उससे पहले मैं डेल क्रेडर का एक इफेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक्स में है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 1, चलो पहले ये मिटा तो दूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि भाई इफ इन क्वेश्चन नंबर 1 अबाउ what would be the situation if commission to weigh includes del creditor commission also, डेल क्रेडर कमीशन भी रहेगा तो क्या होगा। अभी उधर डेल क्रेडर कमीशन कितना दे रहा है, क्या दे रहा है वो तो नहीं बता रहा, वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भाई अगर कंजाइनी को डेल क्रेडर कमीशन भी दे तो क्या होगा, बताओ। डेल क्रेडर कमीशन देंगे तो क्या होगा, डेल क्रेडर if del creditor commission is paid by, क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस दिया है तो उधर प्रॉपरली नाम लिखना x टू वे, ठीक है, to x to way, then, ठीक है, then bad debts of rupees 600 will be borne by way, यानी
कंजाइनी। डेल क्रेडिटर का मतलब ही हुआ है कि बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो जाएगा, वे का, एक्स का नहीं, ठीक है, एक्स का नहीं। देन बैड डेट ऑफ ₹600 विल बी बॉर्न बाय वे, बॉर्न बाय वे जिसका मतलब क्या है, देयरफॉर एक्स विल गेट the total amount of sales proceeds which is ₹55,000। अब आप बोल रहे हो ये क्या बोल रहे हैं, 55,000 तो हमने क्रेडिट में डाल के रखा था, क्रेडिट में डाल के रखा था, लेकिन कंजाइनर का डेबिट में, कंजाइनमेंट टू वे अकाउंट के डेबिट में जहाँ पे कंजाइनी का खर्चा था उसमें कंजाइनी का आपने खर्चा दिया वो बराबर है, कमीशन दिया वो बराबर है, लेकिन बैड डेट का भी आप दे रहे हो। बैड डेट का क्या हो, जो बैड डेट हो वो भी क्या हो गया, आप कंजाइनी से लेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट अभी क्या करोगे, आप उसका एंट्री नहीं मारोगे, वो बैड डेट का जो एंट्री मारा था कंजाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू, अब जाके क्वेश्चन में देखना, आंसर में देखना, कंजाइनमेंट टू वे अकाउंट डेबिट टू वे अकाउंट में बैड डेट था, उसकी एंट्री नहीं मारोगे, ठीक है, क्योंकि वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वे का, इसलिए आप वो एंट्री नहीं मारोगे। इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, जो पहले 55,000 में से 600 लेस करते थे और अदर एक्सपेंसेस भी था बट 600 भी लेस करते थे, अब वो आप नहीं करोगे। क्लियर, इतना समझ में आया। बट अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बट अगर इफ डेल क्रेडिटर नहीं दिया तब क्या होना चाहिए, डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड, डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड, और आपके सेल्स में, ये अभी हाइपोथेटिकल ले रहा हूं मैं, सेल्स में बता दिया है कि 55,000 का जो सेल हुआ है उसमें से क्रेडिट सेल 25,000 का हुआ है और कैश सेल 30,000 का हुआ, क्रेडिट सेल, कैश सेल्स, ठीक है, बता दिए। जो सेल प्रोसीड हुआ उसमें से क्रेडिट सेल 25,000 का और कैश सेल 35,000 का। अब हम एंट्री मारते टाइम जो आपका 4.1 एंट्री था, जब अकाउंट सेल मिलता है तो आप जो एंट्री मारते थे, एंट्री क्या मारते थे, क्वेश्चन नंबर 1 में, इस एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 में अपना ब्रेकअप नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर ब्रेकअप दिया है, अगर ब्रेकअप दिया है और इफ डेल क्रेडिटर इज पेड, हाँ मुझे पता है इधर नॉट पेड लिखा है, इधर फिर से इज पेड लिखा है, पहले देखो, इफ डेल क्रेडिटर इज पेड तो एंट्री क्या आएगा, सेम, एंट्री आएगा आपका वे अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। इसका मतलब क्या है, 55,000। अब आप बोल रहे हो अरे ये क्या बात हुई, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही तो किया था, वे अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट। थोड़ा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कुछ ऐसा ब्रेकअप नहीं दिया तो वो बराबर ही, हमने टोटल उठा के सेल डाल दिया, ये नहीं देखा कि क्रेडिट है कि कैश है, ठीक है, उठा के डाल दिया, वो बराबर है। बट मैं बोल रहा अगर हाइपोथेटिकली लो, अगर क्वेश्चन में दिया है कि क्रेडिट सेल 25,000 और कैश सेल 30,000 है करके, और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि डेल क्रेडिटर कमीशन हमने पे किया है, उस टाइम पे ऐसी एंट्री आती है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा 50,000 का पैसा हम किससे मांगेंगे, वे से। हम बैड डेट के बारे में, क्योंकि उसमें बैड डेट भी हुआ है, 600 का बैड डेट भी हुआ है, तो भी हमें उससे लेना देना नहीं, हम कौन, कंजाइनर को उससे लेना देना नहीं, वो तो पूरा 55,000 लेगा। 600 किसकी जिम्मेदारी, वे की, तू जान भाई,
हमको तो जितना तूने बेचा उतना पैसा दे दे, समझ में आ रहा है? उतना पैसा दे दे, फिर उसमें से हम तेरा कमीशन कट करेंगे, हम तेरा खर्चा सब निकालेंगे और बचा पैसा तुझसे ले लेंगे, जो एडवांस लिया वो भी काट के बचा पैसा तुझसे ले लेंगे, लेकिन बैड डेट को लेस नहीं करेंगे इसमें से। क्यों? क्योंकि हमने डेल क्रेडर कमीशन आपको पे किया है। अब सेम इसको घुमा लो, इफ नॉट पेड, इफ डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट पेड, अब तब क्या होगा? एक हमने केस लिया कि भाई अगर पे किया है तो ये ऐसी एंट्री आएगी, लेकिन अगर नहीं पे किया है ना और आपको क्वेश्चन में बताया है कि क्रेडिट सेल इतना, आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट पेड, और आपका क्रेडिट सेल्स भी बता दिया और कैश सेल्स भी बता दिया। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि भाई सेल्स में क्रेडिट सेल इतना का होगा, कैश सेल इतना का, और डेल क्रेडर कमीशन हमने पे नहीं किया। उस केस में एंट्री क्या आती पता है? उस केस में एंट्री आती है वे अकाउंट डेबिट, वे अकाउंट डेबिट, ठीक है। कंसाइनमेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू वे अकाउंट, ठीक है। वे अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी वे अकाउंट में ये 30,000 जो कि कंफर्म आने ही वाला है, ठीक है। 30,000 जो कि कंफर्म आने ही वाला है क्योंकि वो कैश सेल्स है। बट व्हाट अबाउट दिस 25,000? ये 25,000 की लाइबिलिटी वे की नहीं है। भले उसने सेल कर दिया, लेकिन वे क्यों देगा? उसके पास खुद के पास थोड़ा ना पैसे हो, तो कस्टमर के पास पैसे आएंगे तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो जब आएगा तो इस अकाउंट को क्या कर दूंगा मैं? इस अकाउंट को क्या कर दूंगा? क्योंकि अभी बुक कर दिया है, इस अकाउंट से पैसे आ जाएंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट रिसीवेबल अकाउंट करके डाल दूंगा। बट तब तक के लिए एंट्री ये आएगी। कब एंट्री आएगी? जब आपको सेल दिया है, सेल का ब्रेकअप दिया है कि क्रेडिट सेल इतना, कैश सेल इतना, और डेल क्रेडर आप पे नहीं कर रहे हो, तब ये एंट्री आएगी। समझ में आया? तो क्रेडिट सेल का एंट्री हम इसलिए अलग से मार रहे हैं क्योंकि उसका वे जिम्मेदार नहीं है। वे जिम्मेदार कब होता है? जब आप उसको डेल क्रेडर कमीशन देते हैं, आपने दिया नहीं तो उसके लिए वे तो ना जिम्मेदार है। वे के पास जो 30,000 पैसा वो आपको दे देगा, बाकी बचा बोल देगा 25, भाई हुआ तो 55,000 का सेल, लेकिन 30,000 कैश सेल था, 25,000 क्रेडिट सेल था, ये लो 30,000 मैं दे दे रहा हूँ, बुक कर दो मुझे, ठीक है। बचा 25,000 का तुम डेटर बुक कर दो, रिसीवेबल मतलब क्या, डेटर बुक कर दो, और जब पैसे आ जाएगा ले लेना उनसे। ले लेना मतलब वे ही लाके देगा, बट वे को जब मिलेगा तब लाके देगा। और कमीशन तो लेकिन आपको पूरे पे लगाना, क्योंकि वो उसने बेचने का काम कर दिया। क्लियर? तो ये होता है डेल क्रेडर का कॉन्सेप्ट। तो आपका मेन आंसर तो यही है, ठीक है, बट ये भी कवर किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को एक कॉन्सेप्ट वाइज लेना, वो एक्चुअली कुछ एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डाला, ठीक है। क्लियर? देख लो। या अब हमारा ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो है हमारा नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। तो हमने कौन से देख लिए? इन्वेंट्री देख लिए, अबव कॉस्ट का इनवॉइस प्राइस का देख लिया, डेल क्रेडर के साथ कैसा होगा ये देख लिया, और क्या देखा, कमीशन देख लिया। अब क्या है? नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। चलो मैं मिटाऊं।
तक तो मैं कंजाइनी के बुक्स में क्या एंट्री आता है वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के बेस पे इंस्टीट्यूट आपसे खेल जाता है। इनमें कुछ एडजस्टमेंट देगा और आप कंफ्यूज हो, अरे क्या करूँ। तो ये अगर क्लियर रहेगा तो कैसा भी सामान है तो आपको बस सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नॉर्मल लॉस। ओके, abnormal लॉस। अब मैं कोई डिस्टिंग्विश नहीं पढ़ाने वाला आप लोग को, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना आपको कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में अगर एनआरवी, अगर मेरे कॉस्ट, जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट निकालते हैं इन्वेंट्री का, उससे मार्केट वैल्यू अगर कम रहेगा तो हम वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू का ही प्राइस लेंगे। सो कॉस्ट और एनआरवी, अगर एनआरवी कम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, मतलब ये मेरा 100 रुपये बनता है लेकिन मुझे 90 रुपये मार्केट में मिलेंगे, तो 90 रुपये का ही मैं इन्वेंट्री उधर बुक करूँगा। क्लियर ना? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ ये। चलो, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। अब सामने तो हो नहीं, मुझे बताओ नॉर्मल लॉस क्या होता है। कैसे बताओगे, बट फिर भी सोचो। मेरे पूछने का मतलब ऐसे में, अभी आप सामने हो नहीं तो पूछने का मतलब क्या हो जाता है कि जब भी मैं पूछूं तो सोचो कि नॉर्मल लॉस होता क्या है। ठीक है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, कंसाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना, बाकी सारे नहीं। ठीक है, चलो अभी कौन सा मैंगोस लेते फॉर एग्जाम्पल। रत्नागिरी से भटनागर साहब ने आम भेजे, ठीक है, मुंबई के लिए। रत्नागिरी से भटनागर साहब ने आम भेजे। अब वो आम टेम्पो में लोड कराया और भेजे, और वो उनका आम रत्नागिरी से मुंबई भेजने का इतना एक्सपीरियंस है ना कि उनको पता है कि भाई अगर मैं 100 आम भेजूंगा ना तो लगभग 5 आम तो खराब होने ही है, क्योंकि आप उठाओगे, रखोगे, एक के ऊपर एक थप्पा लगाओगे तो वहाँ उतारेंगे, तो 5 आम उसमें मतलब दब जाना, फट जाना, जो भी है उसमें नीचे गिर जाना, ये सब तो कॉमन ही है। ठीक है, तो ये जो कॉमन जो 5 आम जो एस्टिमेशन के बेस पे लगाते हैं कि भाई 5 तो दब ही जाते हैं या कुछ ना कुछ हो गया 5 आम तक का, ठीक है, ये एक एस्टिमेशन है, ऐसा नहीं कि 5 ही, बट एक एस्टिमेशन की 10%, 15%। तो मैं एक फिगर में बता, 5 आम, 100 आम में 5 आम खराब होने ही, भटनागर साहब को ये पता है। ठीक है, तो रत्नागिरी से जब उन्होंने भेजा तो उनको पता है कि भाई 5 आम तो जाने वाले हैं, तुमको कितना मिलेगा, मुंबई में 95 आम मिलेंगे। तो जिस लॉस का कंजाइनर को एस्टिमेशन होता है उसी को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ये क्या है, कंजाइनर का एस्टिमेशन है कि भाई इतना तो जाता ही है, और एक्चुअल में उतना चला ही जाता है कि एक जो रेशियो बोलता है ना उतना हो ही जाता है, कुछ खराब कुछ निकला, ठीक है, वही आम फिर सस्ते में आके बिकते हैं इधर, जोक्स अपार्ट। बट नॉर्मल लॉस वो है जहाँ पे कंजाइनर एस्टिमेशन लगा के चलता है, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस कि भाई इतना लॉस होने वाला है। ओके, तो वो हो गया आपका नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के यहाँ तक मैं अभी तक गया नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा 100 मैंगो, ठीक है, जिसका कॉस्ट है ₹1000। अच्छा ठीक है, बहुत सस्ता दाम कर दिया, चलो बस
100 रुपये का एक आम इतनी महंगाई तो एक्चुअल में भी नहीं है। ठीक है चलो 100 मैंगो भेजता हूँ मैं, 10,000 टोटल, 100 मैंगो का 10,000 है। और मेरा एस्टिमेशन है कि भाई इसमें से 5 मैंगो खराब होंगे ही, 5 मैंगो खराब होंगे ही। तो बचा कितना मैंगो? 95 मैंगो। बचा कितना मैंगो? 95 मैंगो। ठीक है, अब ये 95 मैंगो का कॉस्ट क्या होगा? आप बोलोगे 5 मैंगो खराब हो गया तो इधर 100 मैंगो का 10,000, तो 5 मैंगो के हो गए कितने कितने होते भाई? 500। हाँ तो लेस करके ₹9,500 डाल दो, यही है आपका इसका। अरे तो नॉर्मल लॉस, ठीक है ये आप बोलोगे, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब नॉर्मल लॉस होता है ना वो आप एस्टिमेटेड रहता है, आपको पता रहता है, क्योंकि आपका बिजनेस प्रैक्टिस इतने साल से रहता है, ये आपको पता है, आइडिया है। उस केस में आपके कॉस्ट नहीं रहता। सो जो नॉर्मल लॉस का जो 500 रुपए है ना, दैट वी विल एडजस्ट एंड स्प्रेड इन दीज मैंगोस। मतलब जो 5 मैंगो का जो लॉस हुआ है, हम बचे 95 मैंगो में रिकवर करेंगे। कैसे? आपका कॉस्ट विल बी 10,000 फॉर हाउ मेनी मैंगोस? 95 मैंगोस। तो मतलब अभी जो पहले आपका ठीक है, जो पहले आपका मैंगो ₹100 ईच था, अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? कितना होता है? किधर है कैलकुलेटर? 10,000 डिवाइड बाय 95, अब हो गया वो 105 रुपए। जो पहले 100 रुपए का आपको था, अब वो हो गया आपका 105 रुपए। और अगर ये 105 वो डेसिमल है 226, ठीक है। अब 105.26 इंटू 95 करोगे तो कितना आता है? कितना आता है? 10,000 ही आता है। 95 इंटू 105.26 करोगे तो 10,000 रुपये ही आता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है? इससे आपको समझ में ये आ रहा है कि नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। नॉर्मल लॉस का कोई भी एंट्री बुक्स में होता नहीं है। होता ये है कि उसका जो कॉस्ट है, ठीक है ना, जो लॉस का कॉस्ट है वो बचे मैंगोज को बेयर करना पड़ेगा। बेयर करना पड़ेगा मतलब उनका वैल्यू बढ़ जाएगा, उनका भाव बढ़ जाएगा। जो पहले 100 रुपये का मैंगो था, अब ये हो गया 105 रुपये का। अब इसका इम्पैक्ट किधर आएगा? इसका इम्पैक्ट आएगा आपके प्रॉफिट पर। ठीक है, देखो पहले अगर मैं जो मैंगो 100 रुपये के हिसाब से 120 में बेचता, तो 120 माइनस 100 तो कितना प्रॉफिट आ रहा था? कितना प्रॉफिट आ रहा था? 20 रुपये। अभी सेम 120 में बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे मैंगो का भाव कितना है? तो कितना आएगा? 15 रुपये लगभग। प्रॉफिट कम हो गया ना। लॉस का मतलब क्या? ऑटो एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया मैंगो, ठीक है। अब स्टॉक में, एक स्टॉक में वैल्यू, जो स्टॉक समझो इसमें से स्टॉक में बच गए हैं कुछ 5 मैंगो। अब इनका कॉस्ट क्या पकड़ोगे? 5 इंटू 105.26 तो कितना आएगा? आपका 526 हो जाएगा आपका स्टॉक का वैल्यू। 500 रुपये नहीं, 105.26 जो रिवाइज वैल्यू है वही आपको स्टॉक के वैल्यू में डालना है। तो अभी आपके क्वेश्चन में आएगा कि भाई इतना इतना बेचा, नॉर्मल लॉस हुआ, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो तब क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे निकालोगे कि भाई कितना था, उसमें से कितना चला गया, तो मतलब वैल्यू कितना आ गया। तो यही वैल्यू को
कॉस्ट जो बोलते थे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर प्लस कंजाइनर एक्सपेंसेस, फिर कंजाइनी एक्सपेंस, तो वो कॉस्ट, जो कॉस्ट एलिमेंट फिर कंजाइनी का ऐड होता था, फिर कंजाइनर का ऐड होता था, फिर कंजाइनी का ऐड होता था, तो ये कॉस्ट ये, इसके बाद फिर कंजाइनी एक्सपेंस, कंजाइनर एक्सपेंस जो भी वो ले लेते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री इन बुक्स, बिकॉज ऑलरेडी प्राइस तो एडजस्ट हो चुका है। प्राइस में, अमाउंट में कहीं भी फर्क है क्या? जो पहले 10,000 का गुड्स था अभी भी 10,000 का ही गुड्स है, पर क्वांटिटी वैल्यू बढ़ गई है बस। समझ में आ रहा है? पर क्वांटिटी वैल्यू बढ़ गई है बस। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल लॉस, ये था आपका नॉर्मल लॉस। ठीक है, एक बार देख लो। तो लिखते हुए बुक्स में क्या करोगे? नॉर्मल लॉस, नो एंट्री इन बुक्स, ये कंजाइनर का एस्टिमेशन है जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के टाइम होता है, और एग्जांपल ये दे देंगे। ठीक है, और याद रखना लॉस जो होता है ना, लॉस जो होता है, मुझे बताओ, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज़, कॉस्ट है 100 रुपीज़, मैं उसको बेच सकता था 120 में। ठीक है, अब वो गुड्स मेरा फूट गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, गिर गया, आपका लॉस कितने का हुआ है? जितने का आपने खरीदा वही तो लॉस है आपका। 120 तो सेलेबल प्राइस था या इनवॉइस प्राइस था, वो आपका लॉस नहीं। आपने जितना खर्चा किया, 100 रुपये आपने खर्चा किया, वही आपका लॉस है। तो नॉर्मल लॉस ऑलवेज ऑन कॉस्ट। तो जैसे कंसाइनमेंट में इनवॉइस प्राइस पे भेजते हैं, तो इनवॉइस प्राइस पकड़ के कैलकुलेट मत करना नॉर्मल प्राइस, इनवॉइस प्राइस को पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करो और कॉस्ट के बेसिस पे ही आप निकालोगे। सेम वाइज आपका अबनॉर्मल लॉस भी ऑलवेज ऑन कॉस्ट, ऑलवेज ऑन कॉस्ट। तो नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल की तरफ आता है। अब भटनागर साहब ने तो सोचा था कि 5 मैंगो ही जाएंगे। हुआ ये कि भाई गाड़ी ड्राइवर ने ऐसी तेज भगाई, ऐसी तेज भगाई, इतने क्या बोलते स्पीड ब्रेकर आए कि 2 स्पीड ब्रेकर के जगह पे 2 कार्टून बॉक्स गिर गए। कितने गिर गए? 2 कार्टून बॉक्स गिर गए, जिसमें कितने मैंगो थे? 10 मैंगो थे। कितने मैंगो थे? 10 मैंगो। अब इसका तो एस्टिमेशन नहीं लगाया था भटनागर साहब ने कि हाँ गाड़ी भगाते हैं तो 2 गिर जाते हैं, नहीं। तो जो अनएस्टिमेटेड है, ठीक है, अनएस्टिमेटेड है या मतलब जो अनप्लान्ड है, अनएस्टिमेटेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसका एस्टिमेशन नहीं होता, एस्टिमेशन नहीं होता इन द सेंस इसका ये लॉस भी होगा करके कोई एस्टिमेशन नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सीडेंटल लॉस। इट इज एन एक्सीडेंटल लॉस या अननेसेसरी लॉस, जिसमें चोरी हो सकती है, गुड्स का थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी गुड्स गिर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पीछे से डाली गिर गई बड़ी सी, पूरा दब गया, तो कुछ भी हो सकता है, विच इज एक्सीडेंटल लॉस और अननेसेसरी लॉस। तो इसका नो एस्टिमेशन। अभी नो एस्टिमेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये है कि ये भटनागर साहब को पहले से एस्टिमेट नहीं करके चलते कि इतना अबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। अगर एस्टिमेट कर दिया तो नॉर्मल लॉस बन गया, अबनॉर्मल कैसे बना?
सो नो एस्टिमेशन, इसका एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता, ये जब होता है तभी पता चलता है। ठीक है, ये जब होता है तभी ही पता चलता है। अब अकाउंटिंग टर्म में कैसे, चलो सेम एग्जांपल लो। सौ मैंगो, ठीक है, ओके, वैल्यू था ₹10,000, वैल्यू था ₹10,000। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले नॉर्मल लॉस का मैंगो हटा दो, नहीं नहीं, अभी नहीं। देखो, पहले निकालोगे आप अबनॉर्मल लॉस के मैंगोस। किसके मैंगोस? अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। उसका कितना वैल्यू है? 10,000। अब कितना होता है? 9,000। फॉर हाउ मेनी मैंगोस? 90 मैंगोस। अब इसमें से गए 5 मैंगो, ठीक है, जिसका कॉस्ट हम नहीं पकड़े, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है मेरा। अब कितना हो गया? 85 मैंगोस, जो कि मुंबई पहुंचा, रीच्ड मुंबई, रीच्ड मुंबई, और वैल्यू कितनी है उसकी? 9,000। अब आप बोल रहे हैं क्या हो गया? ये हुआ है कि अगर मैं इसको पहले लेस नहीं करता, ठीक है, और पहले नॉर्मल मैंगो को लेस करता, तो मैंगो का भाव तो मेरा पहले ही बढ़ गया, पहले ही बढ़ गया। तो अबनॉर्मल लॉस भी मेरा क्या 105 रुपए का, जैसे 105 रुपए का नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस हुआ? नहीं, मैंने क्या बोला? इट्स ऑलवेज ऑन कॉस्ट। ये भी कॉस्ट ही है, लेकिन ये बाकी लॉस को बेयर कर रहा है, नॉर्मल लॉस को बेयर कर रहा है। नॉर्मल लॉस को बेयर वेयर कुछ नहीं करना है, जितना मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है उतने से पहले मैं निकाल दूंगा। अब निकाल रहा हूँ, देखो इधर निकाल रहा हूँ, नॉर्मल लॉस के जैसे वैल्यू नहीं पकड़ रहा हूँ, इधर निकाल रहा हूँ। निकाल रहा हूँ मतलब मुझे इधर एंट्री भी मारनी पड़ेगी बुक्स पे, बुक्स में एंट्री भी मारनी पड़ेगी, उसकी एंट्री मैं इधर बताऊंगा। इधर निकाल रहा हूँ मतलब मैं बुक्स में एंट्री भी मार रहा हूँ, ठीक है। तो 10,000 माइनस 1,000 कर दें 9,000, फिर जाके आपका नॉर्मल लॉस लेस करना है, क्योंकि अभी करोगे तो आपका ओरिजिनल कितना पहुंचा अब नॉर्मल लेस करने के बाद, और फिर आप जो एस्टिमेशन करते हो कि इतना तो नुकसान होगा ही, क्योंकि ये नुकसान नॉर्मल नहीं, ये तो भाई नहीं होना चाहता लेकिन हो गया, तो इसलिए पहले इसको निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल लॉस को लेस करते हैं। अब ये भी, इनका भी प्राइस क्या हो गया? पर मैंगो प्राइस क्या हो गया? पर मैंगो इज इक्वल टू कितना होता है? 9,000 डिवाइड बाई 85, कितना आ रहा है? थोड़ा भाव बढ़ गया, 105.8 है, जो भी अप्रोक्सीमेशन में आएगा, ठीक है। अब आपको जब इसमें से कुछ मैंगो बच गया ना स्टॉक में, तो उसका वैल्यू कॉस्ट यही पकड़ोगे, फिर कंजाइनर एक्सपेंस, कंजाइनिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ये पकड़ोगे। समझ में आया? तो ये वैल्यू लेना है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों आए, तो आपको वैल्यू यानी इन्वेंट्री के वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे आप ऐसे करोगे वर्किंग कि भाई इतना भेजा, उसमें से अबनॉर्मल लॉस इतना था, निकाल दो, अब बचा इतना है, इसमें से अभी नॉर्मल लॉस इतना निकाल दो, तो अभी कॉस्ट कितना होता है ये, तो ये मैं अभी क्या पकड़ूंगा? इन्वेंट्री का कॉस्ट, और इंटू करूंगा स्टॉक से, ठीक है। अब बात आती है इसकी एंट्रीज, तो ये देख लो एक बार, ये मैं अभी मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, तो एंट्रीज भी आएंगी, एंट्रीज, एंट्रीज स्पेलिंग की मिस्टेक करता हूं, एंट्री ऑफ abnormal loss,
एंट्री ऑफ अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो पहले जब लॉस हुआ है ना, ठीक है, व्हेन abnormal loss occurred, entry will be abnormal loss account debit to consignment account। abnormal loss account debit to consignment account, जो consignment to वे जैसा अकाउंट था ना, उसका नाम एक्चुअली कंसाइनमेंट ही, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से लिखोगे, 1000 से। जब लॉस हुआ, मुझे बताओ, अब ये लॉस हुआ, आपको क्या लगता है भटनागर साहब क्या इतना बेवकूफ़ है कि मैंगो को भेज दिया ऐसे? अरे उन्होंने कुछ इंश्योरेंस भी किया होगा। इंश्योरेंस इस चीज़ का, कि अगर चोरी हो गई, चकारी हो गई या गिर गए गुड्स, तो इंश्योरेंस तो किया होगा। अब इंश्योरेंस किया, भटनागर साहब पहुंच गए इंश्योरेंस क्लेम करने। अब समझो, इफ इंश्योरेंस, इफ फुल इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीवेबल, फुल इंश्योरेंस क्लेम, अगर फुल इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीवेबल तो एंट्री आएगी आपकी, लॉस हुआ था उसका भी पूरा इंश्योरेंस आ गया, तो आने वाला है या आ गया, आ गया है तो बैंक आ जाएगा, ठीक है। बट पहले हमेशा बुकिंग ही करते हैं कि भाई आने वाला है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, थोड़ा मिस्टेक होगा। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जो भी देख लेना, अकाउंट डेबिट कितना, 1000 से, टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना, 1000। ये कब, जब आपका फुल इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, आपको फुल इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। इस केस में आपको कोई भी लॉस नहीं हुआ है, लॉस नहीं होगी, पूरा का पूरा क्लेम मिल गया। अब बताओ भाई, अगर पूरा नहीं मिला है, इफ पार्ट इंश्योरेंस इज रिसीवेबल, पार्ट इंश्योरेंस ही मिलेगा आपको, मतलब इंश्योरेंस तो किया है लेकिन क्लेम आपको आधे का ही मिलेगा। उस केस में ये तो एंट्री आएगी, इंश्योरेंस, समझो 500 का इंश्योरेंस मिल रहा है आपको, अभी 500 का क्लेम मिल रहा है, बचा 500 का क्या, ये तो 500 आपने डाल दिया, बचा 500 का क्या, बचा 500 इज लॉस, विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। ए बी एंट्री क्या मारोगे, तो क्या आएगा, प्रॉफिट और डेबिट टू abnormal लॉस अकाउंट। क्लियर? तो abnormal लॉस, इसकी एंट्री क्या मारोगे, abnormal लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 1000, फिर उसमें से अगर आपको जो क्लेम मिल रहा है तो इंश्योरेंस टू abnormal 1000, अगर फुल मिल रहा है, अगर पार्ट मिल रहा है तो इंश्योरेंस टू abnormal 500, जो भी बताएंगे सब में, और बचा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। अब क्या होता है कंसाइनमेंट में क्या होता है पता है, जब अकाउंट करते हैं, आपके सम्स में भी ऐसे सॉल्व किया है कि भाई
वो लोग ने ना क्या किया, अभी समझो ये दो एंट्री मारी है, ठीक है, अबनॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस की। तो वो लोग ने क्या किया, कंसाइनमेंट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट ले लिया, ये डेबिट ये क्रेडिट कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये जब हम सम सॉल्व करेंगे तब सिखा दूंगा मैं, अभी के लिए ये, ठीक है। तो एंट्री ऑफ अबनॉर्मल लॉस और ये देख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। तो एक सेकंड, और एक चीज इसमें मैंने आपको बताई नहीं है, ये देख लो, ठीक है। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना, उसका वैल्यू क्या पकड़ोगे बताओ, वो देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैंने कहा था कि अबनॉर्मल लॉस इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट नॉट ऑन इनवॉइस प्राइस, वो तो रहता है, प्लस कंजाइनर एक्सपेंस और कंजाइनी एक्सपेंस। जैसे आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो ना, सेम एज इट इज अबनॉर्मल का भी वैल्यूएशन करना है। सो वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss, वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss। अब इसमें ठीक ठीक समझना, ये हमेशा कॉस्ट पे होता है। यहाँ पे कॉस्ट से मेरा मतलब है कंजाइनर कंजाइनी ऐड नहीं होगा, वो नहीं, कॉस्ट मतलब इनवॉइस प्राइस पे वो अगर गुड्स भेजा था तो उसमें से सिर्फ कॉस्ट पार्ट को आप पकड़ो, प्लस तो कॉस्ट, हाँ रुको ये लिखने से, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस कंजाइनर एक्सपेंस प्लस कंजाइनी एक्सपेंस। ओके, अब ये कब कब आएगा, ये तो आएगा आपका, कितना हुआ था 1000, 10 मैंगो ना। देखो ये है भटनागर साहब, ठीक है, और ये पकड़ लो एक्स बंदा मुंबई में। अब इन भाई साहब ने, ये ध्यान से देखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन भाई साहब ने डायरेक्ट गुड्स भेजा, ठीक है, डायरेक्ट गुड्स भेजा, ओके। ये एक केस है, डायरेक्ट गुड्स भेजा यानी फ्रेट कौन दे रहा है, फ्रेट एंड अदर चार्जेस, पैकेजिंग वगैरह 1000 रुपीज हुए, चलो 1000 रुपीज फॉर कितना क्वांटिटी था, 100 मैंगो, ठीक है। अब हुआ क्या कि बीच में 10 मैंगो गिर गए या चोरी हो गए, सब हो गए, ठीक है। तो अभी इस केस में कॉस्ट में क्या पकड़ोगे पता है, इस केस में इधर केस 1 लिखता हूं मैं ताकि आपको ये रेफरेंस के थ्रू पता चले, केस 1। इस केस में क्योंकि एक्स ने कोई खर्चा किया ही नहीं फ्रेट का, डायरेक्ट गोडाउन पहुंच गया, एक्स ने कुछ खर्चा नहीं किया, खर्चा सिर्फ भटनागर साहब ने किया है, और बीच में रास्ते में ही 10 मैंगो गिर गए, तो कॉस्ट तो हुआ, ये तो गया, प्लस भाई मैंने इन 100 में तो ये 10 मैंगो भी है, उसका भी तो मैंने फ्रेट तो दिया ही ना, फ्रेट तो दिया है ना, क्या वो 10 मैंगो में मैंने फ्रेट ही नहीं दिया, नहीं, फ्रेट तो उसका दिया है, तो वो भी तो कॉस्ट पकड़ूंगा। तो 100 मैंगो का 1000 रुपए, मतलब एक मैंगो का 10 रुपए, तो 10 मैंगो के कितने हुए, हम बोल रहे हैं 10 मैंगो के हुए 100 रुपए। तो तुमने जो
1000 रुपये फ्रेट का दिया था, गाड़ी भाड़ा का दिया था फॉर 100 मैंगो, उसमें से 10 मैंगो तो गिर गए हैं, तो वो कॉस्ट भी तो मैं इसमें से लूंगा, नहीं तो वो कॉस्ट मैं किधर पकड़ूं? वो भी तो मेरा लॉस ही हो गया ना। अगर मुझे पहले पहले तो पता नहीं रहता, बट अगर 90 ही मैंगो क्योंकि पहुंचे तो 90 का तो सिर्फ 900 होता है, बट मैंने कितना दिया 1000 फॉर 100 मैंगोज, तो मतलब बनता है कि नहीं मेरा 10 मैंगो का भी फ्रेट का वो भी लॉस हुआ, तो इसलिए मैं इधर ऐड करता हूँ, क्योंकि हम टोटल लॉस निकाल रहे हैं। समझ में आया? अब आपको क्लियर हुआ कि क्यों मैं ऐड करता हूँ? क्योंकि 90 ही पहुंचा उधर, सिर्फ 90 पहुंचा, एक्स ने 90 रिसीव किया मैंगो, और मैंने पे जबकि 100 मैंगो के लिए किया, तो 900 के 90 तो इसको पहुंच गया, बट 10 का मैं क्या करूँ? 10 का जो मैंने 100 रुपये दिया है वो भी तो मेरा लॉस ही है, क्योंकि पहुंचना कितना था 100, पहुंचा 90, 10 का मेरा मैंगो भी गया और 10 का गाड़ी भाड़ा गया, वो भी गया। इधर तो इसका कुछ नहीं, तो कितना आपका वैल्यू हो गया? 1100 रुपये। आपका वैल्यू कितना हुआ? 1100 रुपये। ठीक है। केस 2, केस 2 सेम भटनागर साहब, इन्होंने भेजा पहले इन्होंने भेजा पहले रायगढ़ में, और वहां से एक्स, तो ये जो एरिया है ना यहां से लेके यहां तक, ये एक्स ने किया, एक्स एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक 20 भटनागर से एक्सपेंसेस, फ्रेट का, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई ये सेम मेरा 1000 रुपीज, और इधर मेरा 1000 रुपीज, एक्स का 1000 और इसका 1000 लग गया। कितना मैंगो था? 100 मैंगोज के लिए, ठीक है। हुआ क्या, मैंने गाड़ी भेजा, ठीक है, मैंगो यहाँ पे चोरी हो गया या गुम गया, कुछ भी हो गया उसको, जब एक्स पहुंचा तो एक्स को कितना मिला? 90 मैंगो मिले, ठीक है। एक्स को कितना मैंगो मिला? 90 मैंगो मिले, और ठीक है ना, तो मतलब एक्स ने जो 1000 रुपये पे किया सिर्फ 90 के लिए पे किया, 100 के लिए नहीं। वेरएज बी ने, भटनागर ने जो 1000 रुपये पे किया 100 के लिए पे किया, तो केस 2 में भी क्या आएगा? 1000 रुपये इसका और 100 रुपये इसका कुछ नहीं, क्योंकि एक्स ने तो कुछ पे ही नहीं किया था, उसने तो 90 मैंगो के लिए पे किया था, 100 के लिए नहीं, तो बचा 10 का क्यों मैं कॉस्ट में ऐड करूँ? नहीं करूँगा, तो इसमें कुछ नहीं। आपका अभी भी कॉस्ट कितना आएगा? 1100, ठीक है। केस 3, केस 3, अब केस 3 में भटनागर साहब फिर भेजा मैंगो रायगढ़, वहां से बोला भाई एक्स उठा ले, एक्स सेम 1000, ठीक है, 100 मैंगो थे, ठीक है। अब बी ने जब भेजा 100 मैंगो रायगढ़ में थे, एक्स आया तो उसको भी कितना मिला? 100 मैंगो ही मिला। अब एक्स ने गाड़ी भाड़ा किया और इधर आके मतलब गोडाउन पहुंचने से पहले घूम गया, गोडाउन पहुंचने से पहले ही घूम गया, ठीक है। तो जब गुड्स उतारा तो कितना था? 90 मैंगो। जब गुड्स उतारा तो कितना था? 90 मैंगो। अब इस केस में क्या होगा? इसने जो 1000 पे किया वो गया, और इसने मतलब जो 10 मैंगो के 100 रुपये जो पे किए थे वो गए, और इसने भी तो 100 मैंगो के लिए 1000 पे किए थे, मतलब पहुंचा तो 90, मतलब 10 गया, तो 10 के कितने हुए? 100 रुपये, वो भी गए, तो कॉस्ट में सब आएंगे 1000, 100 इसके गए और 100 इनके गए, टोटल 1200 का लॉस, क्योंकि ये भी तो कंजाइनर ही पे करता है ना। टोटल लॉस 1200 का, ठीक है। अभी केस नंबर 4, केस नंबर 4 बी, ओके, नहीं,
बी को मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ के चलो, ठीक है। ये मैं बताऊंगा जरूर, बट जगह छोड़ना आप इसके लिए, क्योंकि जब मैं वो फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट केस बताऊंगा ना, तब आके इसके नीचे वो आपको लिखना है, अभी नहीं, ठीक है। रीज़न है तभी बताऊंगा। तो फिलहाल इतना, ये कॉपी कर लो। ये समझ में आया ना आपको? तो ये तो हो गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो बुक में एक के नीचे एक लिखते जाना, ठीक है ना, साइड साइड में नहीं, एक के नीचे एक। इधर बोर्ड में स्पेस छोटा करके मैं साइड साइड में लिखा था, आपको एक के नीचे एक ही लिखना है। अभी नॉर्मल लॉस का पहला नॉर्मल लॉस का ही लिख देना था, फिर नीचे अबनॉर्मल लॉस का, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब क्या करेंगे? अब आएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी करेंगे, ठीक है। देख लो एक बार। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, ठीक है। या तो ये मैंने पहले लिख लिया है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी देख रहे हैं। तो फर्स्ट, जब समझो कंजाइनी ने कंजाइनमेंट आने से पहले या कंजाइनमेंट आने के बाद कुछ एडवांस पेमेंट किया टू कंजाइनर, ठीक है। तो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल और कैश और बैंक, जो भी सोर्स से दिया हो, कैश से दिया हो एडवांस या बिल्स पेबल के तौर पे दिया हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वे ने क्या किया था, बिल एक्सेप्ट करके भेज दिया था, तो इसके लिए क्या हो गया, कंजाइनी के लिए बिल्स पेबल, कैश और बैंक किसी में भी दे सकता है, ठीक है। कंजाइनर को दिया, अभी देखो एडवांस दिया है, तो एडवांस दिया है, तो जब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता, ये मेरा क्या है, असेट ट्रीट होगा मेरे को। क्या होगा, एसेट ट्रीट होगा, क्योंकि मैंने एडवांस दिया। समझ में आया? सेकंड, ऑन मेकिंग सेल्स, एडवांस दिया इसलिए इसको एसेट ट्रीट क्यों है, इसलिए इसको क्या किया, डेबिट, और इसको क्रेडिट क्योंकि गया, ठीक है। फिर ऑन मेकिंग सेल्स, अगर फिर मैं सेल्स करूंगा, ठीक है, सेल्स करूंगा तो या तो कैश मिला कस्टमर से या बैंक, ये क्या कैश सेल्स की बात करेगा, कैश सेल्स की, और ये डेटर क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा है। तो कैश और बैंक और डेटर कोई भी सोर्स है टू कंजाइनर। अभी टू कंजाइनर इसलिए डाला है क्योंकि ये जो पैसा आया ये इसका नहीं है, कंजाइनी का नहीं, ये किसका पैसा है, कंजाइनर, इसलिए कंजाइनर की लाइबिलिटी खड़ा कर दी, क्योंकि कंजाइनर को कंजाइनी को देना है। जब हम लाइबिलिटी खड़ा करते हैं मतलब उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो कैश और बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर अकाउंट। फिर फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंजाइनी, अब ये तो क्या है, इसने ऑन बिहाफ ऑफ कंजाइनर का एक्सपेंस कर दिया, लेकिन इसका एक्सपेंस नहीं है, ये तो किससे मांगेगा, कंजाइनर से मांगेगा, तो मांगेगा तो आने वाला है, आने वाला है, तो कंजाइनर अकाउंट डेबिट, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश में आ सकता है, बैंक में आ सकता है, या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। अब ये टू कैश में आ सकता है, बैंक में आ सकता है, वो नहीं है, ये एक्चुअली जो इसने खर्चा किया था ना, तो ये है कैसे, मैंने खर्चा कर दिया, मैं कंजाइनी हूँ, मैंने कर दिया कैश में बैंक में, मैंने फ्रेट वगैरह सब दे दिया, और मैं किससे वसूलूंगा, कंजाइनर से। सो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। फिर फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट, टेढ़ा चला गया बट ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट, ठीक है। अभी बैड डेट अगर हुआ, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 600 का बैड डेट हुआ था, ठीक है ना, तो उसका क्या एंट्री क्या आएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर का बैलेंस कम कर दिया, इधर मैंने
किधर इधर डेटर खड़ा किया था उसको कम करूंगा तभी तो बैड डेट आएगा, जैसे नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर ऑन अर्निंग कमीशन, अब ये सब ट्रांजेक्शन सेल सब कर दिया, कमीशन तो बनता है कंजाइनी का, तो कमीशन आएगा किससे मांगूंगा, कंजाइनर से मांगूंगा, इसलिए कर दिया डेबिट, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न। कमीशन अर्न इज इनकम, इनकम अपना नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट कर दिया, और जिनसे पैसा आने वाला है कंजाइनर, ठीक है। फिर फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट, अब देखो इधर ये तो हो गया कमीशन अर्न हो गया, फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट। सो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट अलाउड, मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन कंजाइनर ने कंजाइनी को दिया ही नहीं है, तो क्या होगा, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। अब इसका मतलब क्या है, जो कंजाइनर है वही बेयर करेगा इस बैड डेट को। कैसे, इधर मैंने डेबिट किया मेरे बुक्स में, इधर मैंने क्रेडिट किया, मतलब मेरे बुक से तो निकल गया, एक्चुअल एंट्री क्या है, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर का बैलेंस कम हो और कंजाइनर से मैं लूंगा, यानी मेरा जो भी मैंने इधर दिया है लूंगा, मतलब मेरा नॉकअप हो जाएगा, मैं बेयर, कंजाइनी बेयर नहीं करेगा, कंजाइनर बेयर कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। फिर व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, अब जब डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउ करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कंजाइनी की बन जाती है, और जब कंजाइनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो कंजाइनी अपने कमीशन से जो इधर अर्न किया था उसको क्या कर दिया, इधर डेबिट टू बैड डेट, उतने से कमीशन को कम कर दे रहे हैं, इनकम उसका घट गया क्योंकि बैड डेट आ गया, वो मेरे को, मुझे अभी कंजाइनी को बेयर करना, ठीक है। ऑन सेटलिंग द अकाउंट्स टू कंजाइनर, अभी जो भी बचा कुछ है अभी पैसे देने हैं, किसको, कंजाइनी को देने, कंजाइनर को, क्योंकि सेल्स वगैरह किया था, तो ये सारे एडलेस करते हुए जो बचेगा तो कंजाइनर को वो दे देगा, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और बिल्स पेएबल, सेटल कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो इधर सेल्स में मैंने क्रेडिट किया था, अभी जब पेमेंट करूंगा तो डेबिट कर दिया, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और बिल्स पेएबल, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या फिर से मैं समझाता हूँ। एडवांस पेमेंट किया, असेट ट्रीट होता है एडवांसेस कंजाइनी के बुक्स में, टू जिसमें भी उसने एक्सेप्ट किया, बिल्स पेएबल कैश या बैंक जो गया, इसलिए क्रेडिट कर दिया, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट कर दिया, बढ़ गया तो डेबिट कर दिया। इधर क्या हुआ, कैश बैंक आया मेरा बढ़ गया, बट किसको देना है, लाइबिलिटी भी बढ़ गई ना, क्योंकि जैसे सेल हुआ वैसे लाइबिलिटी भी खड़ी हो गई कि उसको देना है, इसलिए क्रेडिट भी, क्रेडिटर भी बढ़ गया और इधर एसेट भी बढ़ गया। फिर फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंजाइनी, जो भी खर्चा किया, तो ये तो मेरे खर्चे नहीं है, तो मैं अपने बुक्स में क्यों डालूं, बुक्स तो है लेकिन उधर कंजाइनर से मैं ले लूंगा, तो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक वो बेयर करेंगे, ठीक है। फिर फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट, डेटर को कम करना पड़े, बैड डेट अकाउंट टू डेटर। फिर कमीशन अर्न इनकम है, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न। फिर अगर डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट अलाउड, तो मतलब वो ये कौन बेयर करेगा, कंजाइनर, इसलिए कंजाइनर बेयर कर रहा है, जैसे इधर खर्चा बेयर कर रहा है वो, वैसे इधर बैड डेट भी बेयर करेगा, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। और व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, तो इसको कंजाइनी को बेयर करना पड़ेगा, तो कमीशन अर्न अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, एंड ऑन सेटलिंग अकाउंट टू ऑफ कंजाइनर, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक और ये, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्रीज। तो आज के लेक्चर में जो सीखा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले ये सारे चीज रिवाइज करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ओके, देख लो।